बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, हिंदू सेना और इस जैसे संगठन जो पूरे देश को आतंकवादी गतिविधियों से एकदम भर रहे हैं। इस भाषा का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि शायद उनको एचएम का मतलब लगता ही हैंगमैन है, कि सेना और पुलिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए और वो तब देश की सेना को, भारत सरकार को अपने हथियारबंद बगावत करके, जिसमें वो विदेशी ताकतों का भी साथ लेंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। उसका नाम जो है आर्यव्रत, वो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन में खुला है। मनुस्मृति लागू होने की जो बात हो रही है बार बार हिंदू राष्ट्र में, वो मनुस्मृति भी लागू की जाएगी। ये भी इन लोगों की साजिश का हिस्सा है। मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर और यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर भी एक ही तरह के मेथड से हमले कराए जाते हैं। उनसे पहले कहा कि जय श्री राम के नारे लगा और वो जब और तुरंत उनके ऊपर तलवारों से हमला कर दिया। ऐसे शुरुआत हुई है। उसके बाद मस्जिद में आग, उसके बाद मस्जिद में हमला, उसके बाद मदरसे में आग, उसके बाद दुकानों पे आग। चुन चुन के मुस्लिम समुदाय के जगह दुकानें जलाई गई। बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से शामिल थे इन आतंकवादियों के साथ। जैसे नंद किशोर गुर्जर अपने पूरे लोग आतंकवादी भर भर के लाए थे यहाँ पे। नंद किशोर गुर्जर ने अपनी एक सुंदर नगरी दिल्ली की स्पीच में यह कहा है कि हम 2,50,000 लोग दिल्ली की हिंसा में लेके आए थे। ये जो मदरसे में जले हुए किताबें पढ़ी हैं, इनको हटा दिया जाए और इसकी साफ सफाई कर दी जाए और हम इसके ऊपर पैसा खर्च करके इसकी रिनोवेशन करा देते हैं। ये भी सबूत मिटाने जैसा काम है। वो पूरी ताकत इस बात की लगा रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार जी की सरकार की बदनामी, इस आतंकवादी घटना को रच के भारतीय जनता पार्टी को वोट्स जो है बिहार में पोलराइज करने के लिए। बंगाल में भी यही पॉलिसी है ममता बनर्जी जी के खिलाफ। ज़्यादा फायदा चाइना और पाकिस्तान को ही होगा भारत की कमजोरी होने से। तो हम इन सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कराने में भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि मैं बिहार शरीफ, बिहार में गया था और जो बात मुझे प्रथम दृष्टया यहाँ बैठ के दिल्ली से लग रही थी कि ये एक आतंकवादी घटना है और ये एक उस आतंकवादी गतिविधि का, उस आतंकवादी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, हिंदू सेना और इस जैसे संगठन जो पूरे देश को आतंकवादी गतिविधियों से एकदम भर रहे हैं, उसी में से एक घटना चक्र में ये था। और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आप सभी लोगों ने देखा कि जिस समय ये सब घटनाएं हो रही थी उसके तुरंत बाद अमित शाह साहब, देश के होम मिनिस्टर, वहां पहुंच के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि होम मिनिस्टर नहीं बल्कि हैंगमैन जैसी बातें लगती थी। उल्टा लटकाने की उन्होंने बात की बिहार में जाके। और इस भाषा का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि शायद उनको एचएम का मतलब लगता ही हैंगमैन है। लेकिन ज़रूरी, अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में मैं जाके खुद हैरान रह गया कि क्या ये आतंकवादी संगठन इतनी बहादुरी से, इतने निडरता से अपने कदमों के निशान अपनी आतंकवादी घटनाओं के छोड़ देंगे। इस बात पे मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये एक ही प्रकार का घटना चक्र है और एक ही प्रकार के संस्कार हैं, जो संस्कार आप एक भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति ने, देश का एक सबसे अच्छा ऑफिसर और बहादुर ऑफिसर और कर्मठ ऑफिसर, वफादार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब थे, जो 26/11 के हमलों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए। तो उन्होंने, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन की थी जिसकी चार्जशीट फाइल हुई है।
वो ये इन्वेस्टिगेशन थी कि अभिनव भारत नाम का एक वो संगठन चला रहे हैं, जिस संगठन का मकसद ये है कि देश में हिंदू मुसलमान झगड़े कराना, धर्म के नाम पे झगड़े कराना और इतनी अफरा तफरी का बॉम्ब ब्लास्ट करना और इतनी अफरा तफरी का माहौल बना देना कि देश की सेना और पुलिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए और वो तब देश की सेना को, भारत सरकार को अपने हथियारबंद बगावत करके, जिसमें वो विदेशी ताकतों का भी साथ लेंगे, भारत को ख़त्म करें और एक आर्यव्रत नाम का देश बनाएं। ये जो करकरे साहब हैं उनकी चार्जशीट का ये हिस्सा है। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो है उसमें मुलजिम, यही कम वेश उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बेसिकली चेंज नहीं की है। आज भी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही उसका नाम जो है आर्यव्रत, वो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन में खुला है। मनुस्मृति लागू होने की जो बात हो रही है बार बार हिंदू राष्ट्र में, वो मनुस्मृति भी लागू की जाएगी। ये भी इन लोगों की साजिश का हिस्सा है और उसी साजिश के तहत आप लोग देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर और यहाँ तक कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर भी एक ही तरह के मेथड से हमले कराए जाते हैं। एक ही इकोसिस्टम इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीरपुरी में आपने देखा, वही सब बिहार शरीफ में भी हुआ। एक जलूस निकल रहा होगा, धार्मिक जलूस, उसमें ये अपने लोग, ट्रेन लोग, और अब इसके सबूत भी हमें मिल गए बिहार में भी। यहाँ तो है ही हमारे पास दिल्ली में, बिहार के सबूत भी हम लोगों के हाथ लग गए। तो एक पीसफुल जलूस निकल रहा है रामनवमी का, उसमें ये आतंकवादी, ट्रेंड आतंकवादी जो एक ही तरह से ट्रेंड होते हैं, एक ही जगह के, एक ही तरह के हथियार होते हैं उनके पास, एक ही तरह के उनके नारे होते हैं, एक ही तरह के गमछे होते हैं और एक ही तरह का मेथड होता है। तो उन्होंने हमले किए और हमले शुरू होने के, देखिए कितनी अच्छी बात है, वहाँ पे की जो डीएम थे वहाँ के, उन्होंने एक पीस कमेटी बनाई थी, अमन कमेटी। उसमें जो लोग वहाँ बैठ के रिसीव कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के, तो पानी भी पिला रहे थे, वहाँ से पानी पीने की जगह है वहाँ पे आऊँगे एक कब्रिस्तान के बाहर, उनके ऊपर आके उनसे पहले कहा कि जय श्री राम के नारे लगा और वो जब, और तुरंत उनके ऊपर तलवारों से हमला कर दिया। ऐसे शुरुआत हुई है इसकी। उसके बाद मस्जिद में आग, उसके बाद मस्जिद में हमला, उसके बाद मदरसे में आग, उसके बाद दुकानों पे आग, चुन चुन के मुस्लिम समुदाय के जगह दुकानें जलाई गई और कुछ नॉन मुस्लिम समुदाय की बहुत कीमती की प्रॉपर्टीज भी जलाई गई। अब वो जानबूझ के साजिश का हिस्सा थी या उन्होंने बेध्यानी में जला दी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही है कि जैसे दिल्ली की पुलिस जहांगीरपुरी में कर रही थी, और ये बहुत सबसे शॉकिंग बात मुझे लगी, तब मुझे ये समझ में आया कि जैसे दिल्ली की पुलिस पिछली बार जहांगीरपुरी में, दिल्ली के जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो वायलेंस हुआ उसमें दिल्ली पुलिस के बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से शामिल थे इन आतंकवादियों के साथ। जैसे नंद किशोर गुर्जर अपने पूरे लोग आतंकवादी भर भर के लाए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपनी बाद में सुंदर नगरी में पिछले साल एक सभा में माना भी कि मैं 2,500 लोग लेके आया था। नंद किशोर गुर्जर ने अपनी एक सुंदर नगरी दिल्ली की स्पीच में यह कहा है कि हम 2,50,000 लोग दिल्ली की हिंसा में लेके आए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो लोकल डीएम, यहाँ तक के आरजेडी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका होटल भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जो दिल्ली में होता था, जहांगीरपुरी में जैसे हुआ कि इस तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, वही गतिविधि सारी बिहार शरीफ में भी वहाँ के डीएम ने, वहाँ के एसएसपी ने, वहाँ के एसपी ने, वहाँ के एसएचओ ने इस तरफ के लोगों की एफआईआर ही लिखने से मना कर दिया। बहुत मेहनत और लंबी मुशक्कत के बाद ही लिखी गई। दूसरी बात, नामजद एफआईआर लिखने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बजरंग दल का नाम लिख के एफआईआर कराने में कामयाब हो। तो नीतीश कुमार जी को सबसे पहले, और अब जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है आज भी वहाँ पे। पहले तो मैं वहाँ गया तो वो मस्जिद को रिपेयर करने के लिए वहाँ कॉरपोरेशन के लोग आए हुए, तो मैंने जाके पूछा ये क्या हो रहा है, ये तो अपराध मिटाना है, ये तो 201 है। तो हमने जाके वो मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन सरकार का कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती कर रहा था मस्जिद की कमेटी की परमिशन के बगैर, उनकी विरोध के बगैर, वो रुकवाया। फिर अधिकारी और प्रशासन अधिकारी इस बात की ताकत लगा रहे थे कि ये जो मदरसे में जले हुए
किताबें पढ़ी हैं इनको हटा दिया जाए और इसकी साफ सफाई कर दी जाए और हम इसके ऊपर पैसा खर्च करके इसकी रिनोवेशन करा देते हैं। ये भी सबूत मिटाने जैसा काम है। सबूत मिटाने में यानी कि लोकल प्रशासन शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझ गया हूँ कि ये अमित शाह जी की जो वहाँ पे विजिट थी और जो लोकल प्रशासन के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट कहूँ या उन्हें वो आरएसएस और बीजेपी के वो प्लांटेड अधिकारी या उनके से उनका समर्थन करने वाले अधिकारी थे, वो पूरी ताकत इस बात की लगा रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार जी की सरकार की बदनामी, पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात के लिए। और इस बात के लिए भी पूरी ताकत लगाई जा रही है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार का नाम बदनाम हो, तेजस्वी यादव जी की सरकार जो सरकार है डिप्टी सीएम है उनका नाम बर्बाद हो, और नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को मैं ये अब कहना चाहता हूं कि वो बहुत ध्यान से अपने चारों तरफ देख लें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा जो मैं ग्राउंड पे देख के आया हूं वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे हो। ये उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है, ये मैं अपने समझ से कर सकता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन चाणक्य अमित शाह जी की चालों का नुकसान तो नीतीश कुमार जी को, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए और इस सारे षड्यंत्र को रच के, इस आतंकवादी घटना को रच के भारतीय जनता पार्टी को वोट्स जो है बिहार में पोलराइज करने के लिए। बंगाल में भी यही पॉलिसी है ममता बनर्जी जी के खिलाफ और बिहार में भी यही पॉलिसी है, और इसी तरह की पॉलिसी आपने तमिलनाडु में भी देखी है। वहाँ एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे तमिल भाषी लोगों के खिलाफ हिंदू भाषी लोगों को किया जा रहा है, मतलब हिंदी भाषी जो बिहार के लोग हैं। यही साजिश मनीष कश्यप जो अरेस्ट हुआ था, कमोबेश इसी तरह की आतंकवादी साजिश में वो भी शामिल था, और ये सब चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे ही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा चाइना और पाकिस्तान को ही होगा भारत की कमजोरी होने से। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो नीतीश कुमार जी की सरकार जो सबूत मैं इकट्ठे करके लाया हूँ वहां से, आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, उनके एक ऑफिस भी है वहाँ पे मेन रोड पे, मैं ये भी देख के आया। उसके नीचे जो दुकान है वो उस दुकान को भी लूटा गया, उनके ऑफिस के एकदम नीचे बजरंग बजरंग दल के ही कार्यकर्ताओं ने, और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता है कश्यप नाम से जो बिहार के बजरंग दल के हेड है, वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छुट के आए थे इन्हीं गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से, इसी तरह की आतंकवादी गतियों में लिप्त होने की वजह से उन्होंने आते ही इस जो रामनवमी का जुलूस हुआ है उसमें भी उनकी मौजूदगी थी, और वो भी उसमें शामिल पाए गए हैं, वो भी सबूत में इकट्ठे करके लाए। सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा सबूत हैं, और भी दूसरे सबूत मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और ये भी उससे पहले कहना चाहता हूँ कि अगरचे नीतीश कुमार की सरकार हमारी मदद करेगी, तो हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ इस आतंकवाद की घटना का आतंकवादी मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब बहुत आसानी से हो जाएंगे, और आतंकवाद की इस घटना पे और आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कराने के लिए बजरंग दल को, क्योंकि दिल्ली में भी वही मौजूद थे, यूपी में भी वही मौजूद होते हैं हर जगह इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में, और दूसरी जगहों पे भी मौजूद होते हैं। तो हम इन सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कराने में भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे अदालतों और कोर्ट के माध्यम से, अगर नीतीश कुमार जी की सरकार हमें मदद करेगी। और मदद हमारी क्या चाहिए होती है? मदद हमारी सिर्फ ये है कि किसी एक पक्ष का पक्षपात नहीं करना, कोई भी पक्षपात नहीं करना है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, वही कड़ाई से पालन करना है। किसी कुछ ईमानदार ऑफिसर्स की एसआईटी बना दे नीतीश कुमार जी, और क्योंकि इसमें एमएलए भी इन्वॉल्व है लोकल, और एमपी साहब तो खुद अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, वो एमपी हो गए, तो 120 बी धारा इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना उनके ऊपर, कि वो तुरंत वहाँ कैसे पहुँच गए और इस प्रकार की भद्दी भाषा का, एग्रेसिव भाषा का प्रयोग क्यों किया उसी घटना चक्र का फायदा उठा के, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि फास्ट ट्रैक तरीके से होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में खत्म, सबूत तो हम ही दे देंगे सारे, इसको आतंकवादी जो इन्होंने अपराध किया उसके सारे सबूत हम ही दे देंगे, और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी तो उसके पास और ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा सबूत आ जाएंगे। केस साबित करने के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। वहाँ के लोगों ने भी हमें वकील बनाने के लिए वकालतनामे साइन हो रहे हैं,
तो हम तो अपने आप करेंगे ही कानूनी कार्रवाई से। अगर सरकार मदद करेगी तो ये चुटकी बजाते हो जाएगा काम और पूरे देश को छुटकारा मिलेगा। मैं तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत ही अच्छे नेता हैं लालू यादव जी। उनकी सलाह पे चलेंगे तो वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हिंदू राष्ट्र बनने की जो कार्रवाई थी, जो रथ यात्रा के द्वारा आडवाणी जी कर रहे थे, उन्होंने उसको रोका था और 10 से 12-13 साल के लिए ये जो उनका जो घटना चक्र रुका था, पोस्टपोन हुआ था, वो लालू यादव जी की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो रथ यात्रा उन्होंने कड़ाई से कानून का पालन किया। वही हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। सबूत हमारे पास हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छी करेगी तो बहुत ही आराम से सबूत और भी आ जाएंगे और ये आतंकवादी संगठन और इनकी आतंकवादी घटनाएं, जिसमें प्रेस के लोग भी जो टीवी पे शामिल हैं, जो आधी अधूरी खबर दिखाते हैं, वो भी इसमें होंगे। जो उनके स्पोक्स पर्सन, जो इंटेलेक्चुअल्स की शक्ल में आते हैं, जो इन घटनाओं को डिफेंड करते हैं, वो पुलिस के और सरकारी अधिकारी जो इस आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा है, वो भी पकड़े जाएंगे। सबके सबूत हम इकट्ठे कर लें और जो इनके पीछे बैठे इनके मास्टर ट्रेनर्स हैं आरएसएस के नागपुर में हेडक्वार्टर में आरएसएस के, वो भी 120B में इस गतिविधि में लिप्त पाए जाएंगे और उन सभी के खिलाफ पूरे देश को बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और पाकिस्तान और चाइना के जो गंदे इरादे हैं देश को हमारे मजहब के नाम पे लड़ाने के लिए, हिंदी भाषी को साउथ को नॉर्थ वालों से लड़ाने के लिए ये जो साजिश चल रही है, और एक अच्छा कदम स्टालिन साहब ने भी लिया है एनएसए लगा के, वो जो मनीष कश्यप है उन पे। बिहार में हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, तो बिहार में मैं एक ही सलाह दे के बात क्लिंच करना चाहता हूँ। अभी अभी AK एंटनी जी के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बात जब AK एंटनी की रिपोर्ट आई थी, ये बात हमने कांग्रेस हाईकमांड को, तब मैं कांग्रेस में ही था, बताई थी, बहुत ही साफ तौर पे बताई थी कि AK एंटनी साहब आरएसएस के टच में है। आरएसएस के इशारे पे उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसमें कांग्रेस की मेजर पॉलिसी चेंज हुआ था। जो माइनॉरिटी तुष्टीकरण के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, आप सबको याद होगा, वो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आरएसएस के इशारे पे और उनके कहने पे आई थी। और आज उसका सबूत बिल्कुल सामने आ गया। 2 दिन पहले उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आज भी कांग्रेस में भी और नीतीश कुमार जी की सरकार में भी उन्हीं के बहुत क्लोज लोग, जिन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो आरएसएस के पेरोल पे हैं, आरएसएस का काम कर रहे हैं। अगर हम अपने यहाँ अंदर के गद्दारों को, कुछ गद्दारों का पॉइंट आउट, मैं अपने यहाँ के जो सीनियर मजहबी रहनुमा है उनमें से भी मुट्ठी भर लोगों को पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ये आरएसएस के दलाल है। वैसे ही दलाल सरकारों के अंदर उन्होंने घुसा रखे हैं, सरकारी अफसरों के जैसे, और बहुत बड़े बड़े उनके जो सलाहकार हैं, वो भी सब आरएसएस के जो दलाल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। हमारी आधी लड़ाई तो इसी से सॉल्व हो जाएगी कि आरएसएस के दलाल हमारे सभी नेता ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें। और नीतीश कुमार जी को तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहाँ पे खुद भी है कि कितना बड़ा उनके ऊपर प्लांट था, एक है ना, एक क्या नाम, प्रशांत किशोर, वो आरएसएस के प्लांट थे ना नीतीश कुमार जी के ऊपर, कितना नुकसान किया नीतीश कुमार जी का उन्होंने, और नीतीश कुमार जी उनकी पूरी सलाह पे चलते। तो आरएसएस इतनी चालाक एक संगठन है जो सरदार पटेल साहब को धोखा देके अपना बैन हटवा सकती है, ये कह के कि हम आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी में उनका एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, संगठन मंत्री होता है भारतीय आरएसएस का, और सारी पॉलिटिक्स, और हर बीजेपी का मेंबर आरएसएस का भी मेंबर होता है। तो इस प्रकार की धोखेधड़ी से बहुत होशियार रहना चाहिए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी के साथ और दूसरे भी हैं अभी, और जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके साथ भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें। ये एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर आरएसएस का हमला है। सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग वो चाहते हैं कि इस साजिश को बेनकाब करें और इसको नाकाम करें। यही बात मैंने आपको बताने के लिए आज बुलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।